तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के केसेस हम लोग डिस्कस करते जा रहे थे और प्रीवियस लेक्चर्स में उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे। अब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की कंडीशंस में एक प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि वी हैव गॉट अ सोनोमीटर arrangement like this. The wire is there, pulley and the weight, और नाइफ एजेस हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली रखते हैं। एक सूटेबल लेंथ यहाँ पर हम वाइब्रेट कराते हैं और हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट होता है। तो एक क्वेश्चन का सेट इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट वाज सपोज्ड टू बी परफॉर्म्ड एंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड। फिर वो जो भी फ्रीक्वेंसी वहां पे वाइब्रेटिंग हो, फंडामेंटल हो या फर्स्ट या सेकंड ओवरटोन हो, जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन वहां पे हो, बट हम इसमें चेंज कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा वेट है, जिसके जरिए या जिसकी हेल्प से हमने वायर पे टेंशन लगाया है, इसको हम किसी लिक्विड में या वाटर में सबमर्ज कर देते हैं, डुबा देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको वाटर में सबमर्ज करते हैं, ठीक है, इसको वाटर में हम सबमर्ज करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, जब कोई चीज किसी लिक्विड में सबमर्ज की जाती है, डुबाई जाती है, तो वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है, लाइट वेटेड हो जाती है। ये कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है। किसी चीज को अगर हम पानी में से उठा रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो हल्की होती है, और जब हम उसको पूरा बाहर ले आते हैं तो वो हेवी फील होने लगती है। इसका डिटेल डिस्कशन हमने चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में किया भी है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बात हमको कंटिन्यू करनी है, बट इन रिस्पेक्ट टू द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो होता यह है कि जब हम इसको किसी लिक्विड में या वाटर में सबमर्ज कर देते हैं तो ये वेट लेस अपीयर होता है। अपैरेंटली ऐसा लगता है कि इसका वजन कम हो गया है, जिसके इफेक्ट में इस वायर पे आने वाला टेंशन चेंज हो जाता है। और अगर टेंशन चेंज होगा तो ऑब्वियस बात है, जो फ्रीक्वेंसी का डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखते हैं 1/2L फंडामेंटल के हिसाब से अगर मैं लिखूं T/μ, तो टेंशन अगर अफेक्ट हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट हो जाएगी। या अगर हम ये चाहते हैं कि टेंशन अफेक्ट हो रहा है वेट को पानी में डुबाने की वजह से, फ्रीक्वेंसी को अगर हमें किसी तरीके से कांस्टेंट मेंटेन करना है तो हमको लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम का जो थीम है वो बड़ा कॉमन सा होता है कि हमें इस वेट को वाटर या किसी दूसरे टाइप ऑफ लिक्विड में सबमर्ज करना है। अब इस तरीके की प्रॉब्लम को हैंडल करने का या उसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। एंड वी हैंडल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग रिलेटिव डेंसिटी कंसेप्ट, या हम इसे कॉल करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये एक बड़ा ही आसान सा सिंपल सा अप्रोच होता है। बाय फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताता हूँ, ज्यादा मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी, मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी अगर हम लिखना चाहते हैं सिग्मा, सो देयर आर फ्यू वेज टू राइट इट। पहला तरीका तो ये होगा कि उसे हम एज अ रेशियो लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिस भी मटेरियल के लिए हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये होगा कि हम मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो जो भी एक टर्म निकल करके आएगा उसे हम कॉल करते हैं रिलेटिव डेंसिटी, या हम कॉल करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये एक सबसे सिंपल अप्रोच है। बेटा इसका एक सेकंड अप्रोच भी ये है कि इस रिलेटिव डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। मतलब लिक्विड में डुबाने से पहले जिस किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, उसका वेट एयर में, हवा में कितना है, एंड देन वी डिवाइड दिस फैक्टर बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर, या कह सकते हो लिक्विड।
लॉस ऑफ वेट इन वाटर इन पर्टिकुलर कहा जाए तो वजन में कितनी कमी आई, इस तरीके से भी इसे ट्रीट किया जा सकता है। बट माय पॉइंट, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है? अब इसे कैसे हैंडल किया जाता है आइए देखते हैं। सपोज किसी सिचुएशन में हमारे पास एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, सोनोमीटर इज द बेस्ट एग्जांपल टू एलॉबरेट द सिचुएशन, और ये वेट लगा हुआ है लाइक दिस। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कुछ n फ्रीक्वेंसी पर ये ऑसिलेट कर रही है, या मान लो n1 फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रही है, करस्पॉन्डिंग लेंथ L1 है, और वेट की वजह से जो टेंशन आ रहा है वो T1 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सोनोमीटर के बाकी पैरामीटर्स को मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर, इसको चेंज नहीं किया मैंने। ब्रिज को भी लेट से जरूरत पड़ी तो चेंज करूंगा, बट ये जो वेट यहां नीचे हैंग कर रहा था ना, इसको मैंने वाटर में डुबा दिया, पानी में डुबा दिया मैंने इसको। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको पानी में डुबाऊंगा, व्हाट विल हैपन, तो ऑब्वियस बात है नया फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाएगा, चूंकि यहां पे नया टेंशन आ रहा है। ठीक है, नया टेंशन आएगा, और ये ऑब्वियस बात है, जो न्यू टेंशन यहां पे बिलोंग करेगा ना, वो इनिशियल टेंशन से तो कम होगा, लेस होगा। व्हाट माय पॉइंट? यस यस तो हम इसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच में लिख सकते हैं। जैसे देखो, पहला अप्रोच जो मैं यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं वो ऐसा है कि सिग्मा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन इन एयर। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन इन एयर मतलब अब जितना भी वेट उसका यहाँ पे होगा वो ही प्रोवाइड कर रहा होगा टेंशन T1। तो सिग्मा को मैं ऐसे लिखूंगा T1 अपॉन, सेकेंड फैक्टर क्या है, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। तो अगर वाटर में डुबाने के बाद, वाटर में सबमर्ज करने के बाद इसका वेट अगर T2 हो जाता है, तो लॉस ऑफ वेट कितना हुआ, इसे समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली हम लोग लिखेंगे T1 माइनस T2, डिफरेंस लिखना पड़ेगा। लॉस, हवा में जब वजन किया था तो टेंशन T1 दे रहा था, वाटर में जब उसको सबमर्ज किया तो टेंशन T2 इतना मिल रहा था, तो कितना लॉस हुआ, तो इन दोनों में जितना डिफरेंस आएगा उतना ही यहाँ पे लॉस हुआ। अब एक हल्का सा कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे करूं, तो सबसे पहला क्राइटेरिया मैं ये लगाता हूं, नंबर 1, इफ वी want to keep the frequency constant, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट इन लेंथ करना पड़ेगा। टेक्निकली देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी फौरन चेंज हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी सेम निकले, तो मैं ब्रिज को एडजस्ट करके लेंथ को बैलेंस करूंगा सेम फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि पहली सिचुएशन जहां टेंशन T1 चल रहा हो वहां लेंथ L1 हो, और दूसरी सिचुएशन जहां टेंशन T2 चल रहा हो वहां लेंथ L2 हो सकता है ऐसा। बट अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है और फॉर्मूला मैं ये कुछ इस तरीके का यूज करता हूं, 1/2L अंडर रूट में T बाई म्यू, चूंकि मैंने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है इसलिए मैं लिख सकता हूं कि रूट ऑफ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। व्हाट द पॉइंट, चूंकि मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। यस और नो? यस सर ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस इफ आई रीराइट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो बोलिए आप क्या लिखोगे, T1 की जगह आप क्या लिखोगे, L1 का स्क्वायर। T2 की जगह आप क्या लिखोगे, सॉरी T1 की जगह वापस से L1 का स्क्वायर माइनस T2 की जगह आप क्या लिखोगे, L2 का स्क्वायर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे भी बताई जा सकती है। ये पहला अप्रोच हो गया। गॉट द पॉइंट? जैसे इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ट्राई डूइंग इट इमीडिएटली।
सीक्वेंशियली आपको ये क्वेश्चन अपने नोट्स में पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा। ओके, अब देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। A stone is hung from the wire which is stretched over a sonometer. The bridges of sonometer are 40 centimeter apart. तो ये जो लेंथ है ना, ये 40 सेंटीमीटर वाली, इसे हम कह सकते हैं कि ये L1 लेंथ है। When the wire is in unison with a tuning fork of 256 हर्ट्ज, यूनिसॉन में है मतलब सेम फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज की बन रही है। अब हमने इस स्टोन को क्या करा, वाटर में इमर्स कर दिया, डुबा दिया हमने इसको पानी में। तो डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिज हमको कितना करना पड़ा, 22 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो नया लेंथ आया ये L2 आया। फॉर री एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हम इसी फ्रीक्वेंसी को दोबारा मेंटेन करना चाहते हैं। मतलब हमने फ्रीक्वेंसी कैसी रखी, कांस्टेंट रखी। तब हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर दीजिए। देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। यस, L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर, 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, खत्म, डन। यस और नो, आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। अब इसमें हम थोड़ी और वैरायटी या और चेंजेस ला सकते हैं जरूरत पड़ी तो। जैसे सेकंड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन करता हूं, ध्यान से देखें। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया और साथ साथ इसके मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे आपके सामने रखा। ये किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। सपोज इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन को मैं दोबारा यूज करता हूँ। लाइक हमने ऐसे मेंशन किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू फर्स्ट टेंशन पहली अरेंजमेंट का जो कि एयर में किया गया था, देन लॉस ऑफ वेट यानी कि T1 माइनस T2। बेटा इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। इफ आई स्टार्ट डूइंग अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट तो ये हो जाएगा सिग्मा T1 माइनस सिग्मा T2 इज इक्वल टू T1 और T2 को रीअरेंज करते हैं, सिग्मा T1 माइनस T1 इज इक्वल टू सिग्मा T2। इसमें से मैंने T1 को कॉमन ले लिया, सिग्मा माइनस 1 इज इक्वल टू सिग्मा T2। T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला कंपैरेटिवली ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा आसान है अगर देखा जाए तो। अब इसी फॉर्मूले को लेंथ के प्रोस्पेक्टिव में लिखूं, इफ n इज कांस्टेंट, सॉरी, इफ फ्रीक्वेंसी n इज कांस्टेंट, तो जारी बात है ये जो सेम फॉर्मूला है रूट ऑफ t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, या कह सकते हो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर यूज होगा। तो ये जो सेम फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है जरूरत पड़ी तो L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस 1। ऐसे भी ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। गॉट द पॉइंट? देख लो डेरिवेशन क्लियर हुआ क्या आपको? यस यस सर। अब इसको समझाते हुए मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं, आप ट्राई करेंगे। सीक्वेंशियली रखता हूं, जो मतलब हम लोग जहां से क्वेश्चन पिकअप करते जा रहे हैं नोट्स में से, वहीं से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन 13 ले रहा हूं फिलहाल। देखिए जल्दी से हो जाएगा, रीडेबल है, ये पढ़ सकते हो। तो एक सोनोमीटर वायर है, इट इज यूनिसॉन विद अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय सम फोर्स इन एयर। रेजोनेटिंग लेंथ कितनी थी? 100। तो L1 को हमें यहाँ 100 यूज करना है। फिर वेट को हमने कंप्लीटली इमर्स किया वाटर में, तो रेजोनेटिंग लेंथ मतलब रेजोनेट अभी भी कर रहा है, अभी भी रेजोनेट कर रहा है, मतलब पहले जितनी फ्रीक्वेंसी थी अभी भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी है, विच मींस n इज केप्ट कांस्टेंट। तो नई लेंथ जो आई है ये 90 सेंटीमीटर आ गई। अब ये हमसे पूछ रहा है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वेट क्या है। बिल्कुल इजीली सॉल्व किया जा सकता है। आप देखें केयरफुली, L1 कितना है? 100 सेंटीमीटर।
L2 कितना है 90 सेंटीमीटर, बराबर। तो जस्ट पुट इट अप एंड सॉल्व, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इस हिसाब से सोचें तो ये आएगा 100 का स्क्वायर, या थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखें 100 बाई 90, चूंकि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर है इसलिए एक ही साथ स्क्वायर कर देता हूं, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1। ये 0 और ये 0 तो कट गया। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, so this will become 100 sigma minus 100 is equal to 81 sigma। 100 और 81 माइनस हो गया, कितना आया आंसर 19 sigma is equal to 100, therefore sigma is equal to 100 by 19। can you tell me कितना आएगा आंसर यहाँ पे? yes 5.26 कितना 5.26 5.2। बट एक डाउट है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, हालांकि हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से कर लिया। क्वेश्चन ये है कि हमें वेट के मटेरियल की डेंसिटी निकालनी थी और हमने क्या निकाल लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली हमने। अब मैं चाहता हूं कि आप रिलेटिव डेंसिटी के एक्चुअल डेफिनेशन पे वापस जाओ। एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल ये देखो, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ दैट वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको रीयूज करते हैं, ठीक है। सो बाय दैट वे ये जो सिग्मा हमें मिला ये असलियत में होगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बाय कैलकुलेशन ये तो हमें मिल गया 5.2। डेंसिटी ऑफ मटेरियल हमें फाइंड आउट करना है और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1, गिवन है 1 ग्राम पर सीसी। तो नो नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, वाटर का डेंसिटी तो 1 ही है, कंपैरिजन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फाइनली आंसर क्या मिला 5.2 ग्राम पर सीसी। अप्रोच समझ में आया प्रॉब्लम का, आपको कैसे करना है? अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको थोड़ा टफ मानते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार ये तो काफी मुश्किल हो जाता है, रिलेटिव डेंसिटी के रेफरेंस में कैलकुलेशन करना जरा सा कंसेप्चुअली डिफिकल्ट फील होता है बच्चों को, बट उतना नहीं है। केसेस ध्यान से सुनिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा और कैसे कैलकुलेशन बनेगा, हो रहा है ठीक से? यस क्लियर है, सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके अब यहां पे आपके सामने मैंने 2 बातें रखी, लेकिन अगर हम एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट नहीं रखना है, लेट फ्रीक्वेंसी चेंज, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो होने दें इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सिचुएशन में आपको दोबारा समझाता हूं, वेट को हवा में रखने की बजाय हमने पानी में डुबा देना है, तो वेट अगर लाइट फील होगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा, टेंशन चेंज होगा तो सबसे पहले क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी ही चेंज होगी। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी तो उसको रीएडजस्ट कर रहे थे बाय यूजिंग लेंथ, और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे थे। अब मैं लेंथ को नहीं चेंज करूंगा, I'll keep that length part as it is, कुछ नहीं करता हूं मैं लेंथ को। जैसे ही मैं इसको वाटर में सबमर्ज करूंगा टेंशन चेंज होगा, उसके इमीडिएट इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो अगर ऐसा हुआ तो कैसे कैलकुलेशन करें? बेटा अभी अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, देखो आपको रिकॉल है, आपने लिखा होगा अपने नोट्स में, T1 by T2 is equal to, if I'm not wrong, sigma divided by sigma minus 1, करेक्ट है? Yes? Yes, sir. Now the question is that if the frequency is not
मेंटेन्ड कांस्टेंट, अगर फ्रीक्वेंसी को हमने कांस्टेंट मेंटेन नहीं किया, चेंज होने दिया, तो बेटा हम ये नोटिस करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये रूट ऑफ टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाय फॉर्मूला। आप सबको मैं दोबारा फॉर्मूला याद दिला दूं, 1/2L अंडर रूट में T बाई म्यू। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बार बार मैं लिख रहा हूं। तो इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो हम लिख पाएंगे N1/N2 इज इक्वल टू अंडर रूट में T1/T2, if I'm not wrong. Yes or no? Yes, sir. और T1/T2 का तो एक एस्टेब्लिश्ड रिलेशन हमने यहां बना दिया है, क्या है? तो आंसर आएगा N1/N2 इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा माइनस 1। ऐसे भी इसे देखा जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। However, I have another possibility. मेरे पास एक और पॉसिबिलिटी भी है। जैसे कि आपने अभी अभी सिग्मा को ऐसे डिफाइन किया था, T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। बेटा अगर हम इस हिसाब से सोचते हैं तो हम इस सिग्मा को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ N1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ N1 माइनस रूट ऑफ N2। नोटिस किया बच्चों आपने? क्योंकि N1 रूट ऑफ T1 को बिलोंग करेगा, N2 रूट ऑफ T2 को बिलोंग करेगा। तो ये फॉर्मुलीज भी जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं एज अ क्वेश्चन, कि इनके ऑप्शंस में जो है ऐसे फॉर्मुलीज दिए जा सकते हैं। ओके है। अब इस सीक्वेंस में हमने क्या करना है, लेंथ को चेंज नहीं करना। वाटर में या किसी लिक्विड में जैसे ही हमने वेट को सबमर्ज कर दिया तो उसकी वजह से टेंशन चेंज हो जाएगा, टेंशन चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई यूनिसॉन वाली कंडीशन हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, कोई फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। आइए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसे केयरफुली। A wire is in unison with a fork of frequency 250 Hz. तो इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 250 Hz है, N1। On immersing the weight into water, it produces 10 beats. अच्छा, जरा घुमा फिरा के दे दिया इसने। अब कुछ चीजों का जरा आंसर करना, क्विकली आंसर करना। जब हम वेट को पानी में डुबाएंगे तो क्या टेंशन कम हो जाएगा? यस सर। टेंशन कम हुआ तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट में। टेंशन अगर कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होके 10 बीट बना रही है, इसका सीधा मतलब जानते हो क्या है? नई फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज है, पहले कितनी थी? 250। अब कितनी होनी चाहिए सोचें। 240 क्यों कह रहा हूं मैं, सोचें, है ना? 260 नहीं बोला मैंने। 10 बीट्स तो 260 पर भी बन सकते थे, लेकिन 260 का मतलब क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का ज्यादा होना। फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। हमने इस बात को कैसे गारंटी किया कि फ्रीक्वेंसी कम हो रही है? क्योंकि जब हम वेट को वाटर में सबमर्ज करेंगे तो क्या होगा? टेंशन डिक्रीज कम होता। हाँ, वेरी गुड, टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। टेंशन डिक्रीज हुआ तो उसके रिजल्ट में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के बाद 10 बीट्स बने हैं, तो एक्चुअल जो है उससे 10 बीट कम, 10 वैल्यू कम ये फ्रीक्वेंसी हमें मिलनी चाहिए। तो पहले 250 थी, बाद में 240 हो गई। अब फिर हमसे वही पूछा है कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल क्या है, जो भी मटेरियल है वेट का उसकी डेंसिटी क्या है। मैं इसे 2-3 तरीके से हैंडल कर सकता हूं। ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट होगा। यहां करूंगा तो रूट के कैलकुलेशंस में मैं अटक जाऊंगा, तो ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है? तो लेट्स यूज दैट
I'll rewrite the formula n1 upon n2 is equal to अंडर रूट में सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1. अब n1 कितना है 250, n2 240 is equal to अंडर रूट में सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1. 0 0 कैंसिल हो गया. स्क्वायर करें इसका, स्क्वायर कर दें इसका. 25 का स्क्वायर क्विकली बताएं जरा फटाफट. 5. 625. 625. 24 का स्क्वायर 570. कितना 576. 576. स्क्वायर कर चुके हैं. सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें. चलिए आप अपने लेवल पर कैलकुलेशन पूरा करिए. 625 सिग्मा माइनस 625 इज इक्वल टू 576 सिग्मा. सिग्मा को इधर ले लें. 625 सिग्मा माइनस 576 सिग्मा इज इक्वल टू 625 प्लस. डिफरेंस कितना हुआ इनका 49. 49. चेक इट आउट. ओके इधर 24 25 49 करेक्ट है. 49 सिग्मा इज इक्वल टू 625. therefore sigma is equal to 625 divided by 49. now tell me what is an exact answer for sigma. 12.7. 12.7. इसका कोई यूनिट नहीं होता है. सिग्मा इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. इसके डिटेल बेटा हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में बहुत हद तक पढ़ चुके हैं. काफी हद तक इसका डिटेलिंग हमने किया है वहां पे. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हमसे तो मटेरियल की डेंसिटी पूछा था. ये तो हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाली. व्हाट शुड आई डू नाउ. क्या करना चाहिए. ये जो सिग्मा है क्या ऐसे होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. यही होता है. डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सीसी. ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 ग्राम पर सीसी. so that will be 12.7. so finally density of material of that weight becomes 12.7 gram per cubic centimeter, gram per cc. डन. तो कोई हमें लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इफ वी प्रॉपरली अप्लाई द फॉर्मूलीज. ओके है. यस Yes, sir. ओके. कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और ले रहा हूं. आइए देखते हैं. आई विल बी चूजिंग द क्वेश्चंस रैंडमली मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की चॉइस कर रहा हूं. नोट्स में से आप नंबर के हिसाब से उसको रेफर कर लें. जैसे ये 19. जहां जरूरत पड़ेगी मैं छोटा सा हिंट देके आपको उसको फर्दर कैरी करने के लिए कहूंगा. When tension of the string is increased by 2.5 न्यूटन, टेंशन बढ़ा दिया तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज अल्टर्ड इन द रेशियो 3:2. ठीक है. तो टेंशन बढ़ाया हमने तो नई फ्रीक्वेंसी आएगी. देखो हो सकता है कि n1 एक फ्रीक्वेंसी हो जिसके लिए टेंशन T1 हो एंड n2 एक फ्रीक्वेंसी हो जिसके लिए टेंशन T2 हो. तो टेंशन तो बढ़ा दिया हमने. अब बेसिकली अगर मैं देखूं तो n2 अपॉन n1 कैन नाउ बी रिटन एज रूट में T2 अपॉन T1. करेक्ट है. इट विल गो इन अंडर रूट. एम आई करेक्ट. यस. अब n2 अपॉन n1 जो है ना वो 3:2 है. ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है यहां पे. आप एक गलती क्या करोगे n1 बाई n2 लोगे. इसको ऐसे नहीं लेना. ध्यान से देखो क्या हमने टेंशन को इंक्रीज किया. यस. Yes. टेंशन इंक्रीज करने क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. Yes, sir. हाँ तो n2 फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए है ना. Yes. तो इसका मतलब 3:2 के रेशियो में ये 3 n2 को बिलोंग करना चाहिए n1 को नहीं.
Got my point? Yes, I repeat the explanation to it. हमने टेंशन बढ़ाया, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो 3:2 के रेशियो में 3 बड़ा नंबर है ना, तो वो N2 को बिलोंग करेगा। सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। करेक्ट है? जस्ट कंफर्म इट। यस, अरे भाई समझा नहीं समझा? समझा सर। जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। आप देखो बेटा, T2 में कैसे लिखूंगा? तो T2 को मैं ऐसे लिखूंगा T1 प्लस 2.5, क्योंकि टेंशन हमने 2.5 इतनी मैग्नीट्यूड से बढ़ा दिया है, डिवाइडेड बाय ये T1 जैसा है वैसे। अब इसका स्क्वायर करिए, सो दैट विल टेक द वैल्यू ऑफ 9/4 इज इक्वल टू T1 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय T1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, T1 का आंसर निकालिए। कर पाओगे इतना? Yes, sir. ओके, अगर किसी ने कर लिया है अभी तक तो आंसर बता दें। ठीक है, चलिए इसे होमवर्क में कैरी करिए। मैंने उसके आगे का पार्ट तो मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तो आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन अ स्टेशनरी वेव सिस्टम ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली एट सम इंस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली एट सम इंस्टेंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। आर एट रेस्ट साइमल्टेनियसली एट सम इंस्टेंट, ये भी सही बात है। So here it goes with all of them, all of the above. क्योंकि एक वेव ऐसे वाइब्रेट होती है ना, तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है जब सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। फिर वो जीरो के रेफरेंस में आए या मैक्सिमम के रेफरेंस में आए, क्या सारे के सारे पार्टिकल एकदम रुक जाएं। ओके, सो कंडीशंस ये होगी कि ये सारी चीजें फुलफिल हो सकती हैं। वेल, किसी ने सॉल्यूशन किया क्वेश्चन नंबर 19 का, बता रहे हैं 2 न्यूटन का आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लें इसको। तो हियर आई वाज टेलिंग दैट कि ऑप्शन डी आएगा इसका। इन स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, इन वन टाइम पीरियड ऑल द पार्टिकल्स आर साइमल्टेनियसली एट रेस्ट ट्वाइस। बिल्कुल सही है। देखो, अगर एक स्टैंडिंग वेव को मैं आपको बना के बताऊं, अब इसकी थ्योरी पढ़ते वक्त ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो इट शुड नॉट बी लाइक डिफिकल्टी फील नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे लूप्स बनते हैं। अब सारे के सारे पार्टिकल मान लो एक लूप के ऊपर जा रहे हैं, तो ये सारे पार्टिकल मान लो ऊपर जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसके एडजेसेंट लूप के सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं। तो एक टाइम पीरियड में क्या होगा कि ये पार्टिकल एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाएंगे, और जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर पहुंचेंगे तो रुक जाते हैं, फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम लेवल पर आएंगे तो भी रुकेंगे। मतलब एक टाइम पीरियड में ऐसा 2 बार होगा कि ये पार्टिकल रेस्ट पर आए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ऑल द पार्टिकल मस्ट बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम साइमल्टेनियसली वंस एट अ टाइम। नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव पे नहीं जाएंगे। एक लूप के अगर पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो दूसरे उसके एडजेसेंट लूप के नेगेटिव में जाएंगे, तो ये गलत ऑप्शन है। ऑल द पार्टिकल्स मे बी एट देयर पॉजिटिव एक्सट्रीम मे बी simultaneously once in a time period. All the particles are never at rest simultaneously. ऐसा भी नहीं होगा। तो A will be the correct choice. A correct हो जाएगा। C भी कुछ हद तक मुझे लग रहा है सही है। All the particles may be बोला है ना, या must be बोला है या may be बोला है। अब must be और may be में फर्क है। मस्ट का मतलब ये काइंड ऑफ कंपल्शन दे रहा है हमको कि सब के सब पॉजिटिव में ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मे बी में ऐसा हो सकता है। कैसे, क्या सोचो, अगर एक ही लूप बना, सिंगल लूप बना, फंडामेंटल वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो इस स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल कहां चले गए? पॉजिटिव एक्सट्रीम में चले गए। कैसा नो?
तो मे बी की पॉसिबिलिटी Yes, sir. है, मस्ट बी की नहीं है, सी आ सकता है. सो इट विल बी अ काइंड ऑफ मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट. ए भी सही है और सी भी करेक्ट है. लेट्स टेक few more. नोड कैसा पॉइंट है? नोड मैक्सिमम प्रेशर, यस. मैक्सिमम डेंसिटी, यस. मैक्सिमम स्ट्रेन, यस. जब सब यस हो रहा है तो इसका मतलब ये सब हटा के हमें क्या करना चाहिए? ऑल ऑफ दिस. ओके, consider them in an all of these situation. Let's take the next one. Given three waves superimpose and a standing wave pattern is formed. तो तीन वेव हैं और स्टैंडिंग वेव बन रही है. तो सच्चाई तो ये है कि इन दोनों का पहले सुपरपोजिशन होगा और उसके बाद इसके साथ स्टैंडिंग वेव बनेगी. ये मैं कैसे कह रहा हूं पता है? क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है. स्टैंडिंग वेव बनने के लिए क्या चाहिए? आइडेंटिकल ट्रैवलिंग डायरेक्शन. तो इन दोनों की स्टैंडिंग वेव तो बन ही नहीं सकती. इन दोनों का जनरल सुपरपोजिशन होगा जैसे आमतौर पर होता है. तो बेटा सोचो, इसका सुपरपोजिशन y1 और y2 का अगर मैं एक साथ करता हूं तो 3a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन एक्स्ट्रा फेज कितना है? पाई. एक्स्ट्रा फेज अगर पाई है y1 y2 के सुपरपोजिशन में, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा? सोचो, 3a का स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3a इंटू 3a इंटू कॉस ऑफ पाई. फेज डिफरेंस पाई है. 3a का स्क्वायर कितना हो गया? 9a का स्क्वायर प्लस 9a का स्क्वायर माइनस माइनस, समझने की कोशिश करिए, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 9 इंटू 2 18. अरे एक सेकंड ना, यहां मैं गलती कर रहा हूं. ये 3a नहीं है ना, a है ना. इट्स जस्ट a. सो इट्स जस्ट a का स्क्वायर. तो यहां a का स्क्वायर आएगा. अब मल्टीप्लीकेशन पूरा करिए. ये a का स्क्वायर 3 इंटू 2 6a स्क्वायर करेक्ट है. और माइनस आ जाएगा cos पाई. cos पाई इज cos 180. cos 180 इज -1. बहुत बेसिक से ले रहा हूं ये प्रॉब्लम, मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए. आंसर क्या आएगा? 2a करेक्ट. मतलब इन दोनों के सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2a. और यकीन माने इस स्टेज पर बच्चों ये करना भी नहीं चाहिए, तुमको डायरेक्ट आना चाहिए. ये फेज डिफरेंस अगर पाई का है तो क्या दोनों एम्पलीट्यूड माइनस किए जाते हैं सीधे सीधे? याद करिए, पढ़ चुके हैं है ना. अगर पाई का फेज डिफरेंस है तो क्या दोनों एम्पलीट्यूड स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्सट्रैक्शन करेंगे? Yes, sir. अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी वेव बनी होगी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि यहां नेगेटिव है. और ये जो तीसरा है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है. तो फिर स्टैंडिंग वेव बनने का चांस है. तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया? 2a. इसका अपना खुद का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना? 2a. तो 2a वाले एम्पलीट्यूड का सुपरपोजिशन अगर होगा तो नेट एंटीनोड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4a. याद करो, अगर मेरे पास एक ऐसी वेव है a
साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, मेरे पास एक दूसरी वेव है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इन दोनों का अगर मैं सुपरपोजिशन करता हूं तो क्या मुझे ऐसी इक्वेशन मिलती है 2a cos 2 पाई एक्स बाई लैम्बडा साइन 2 पाई nt। याद करो, ऐसी मिलती है नहीं मिलती है। अब फोकस करने वाली बात है, इंडिविजुअल वेव का एम्पलीट्यूड अगर ए है तो नेट एम्पलीट्यूड 2a हो जाता है। तो यहाँ इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड कितने कितने हैं 2a, तो नेट एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? गॉट द पॉइंट? आई होप आप समझ पा रहे हैं। आपको थियोरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टेंशन, लेंथ, डायमीटर एंड डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग बी आर डबल देन दैट ऑफ अनदर स्ट्रिंग ए। तो क्या क्या डबल है देखो भाई। टेंशन, तो बी का टेंशन ए के मुकाबले में डबल, लेंथ बी की ए के मुकाबले में डबल, डायमीटर डबल। डायमीटर अगर डबल होता है तो एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है ना। एरिया 4 टाइम्स होगा पाई आर स्क्वायर, डायमीटर डबल है तो रेडियस डबल हो जाएगा, इसलिए एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ बी डबल द डेंसिटी ऑफ ए। तो ये डिस्क्रिप्शन है। Which of the following overtone of B is same as the fundamental frequency of A? ठीक है, तो बेटा A के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेना है, तो फॉर्मूला बनेगा 1/2L लेंथ A का, टेंशन A का, म्यू है, म्यू की जगह पे आएगा डेंसिटी और एरिया A का। लेकिन B के लिए कुछ और सिनेरियो हमें पता नहीं, तो मैं यहाँ P नंबर लिख देता हूं, 2 लेंथ ऑफ B डिवाइडेड बाय टेंशन ऑफ B, डेंसिटी ऑफ B और एरिया ऑफ B। अब क्वेश्चन हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि n फंडामेंटल A की और B की कोई ओवरटोन, कोई अगली हार्मोनिक्स सेम है एज पर क्वेश्चन। Na is equal to NB बोला गया है। जस्ट पुट अप द डेटा, 1/2LA अंडर रूट में TA रो A AA is equal to P divided by 2 LB अंडर रूट में TB रो B KB। इससे पहले फर्दर कैलकुलेशन करें, ये 2 और 2 काट देते हैं। अब B के लिए जो जो तुमने डेटा जमा किया है वो सारा का सारा यहाँ पुटअप करो। सो दिस विल लुक लाइक समथिंग इन दिस मैनर, 1/LA रूट में TA रो A AA is equal to P, 2 times of LA, 2 times of TA, 2 times of रो A, 4 times of area for A। अब जो सिमिलर टर्म्स हैं कैंसल आउट करो, TA से रो A AA, ये रो A ये AA, ये LA ये LA, सॉर्ट इट आउट। यहां क्या बचा सब मिला के 1, यहां क्या बचा P डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, देख लो 1 ही हुआ। रूट में क्या बचा 4, 4 अगर रूट से बाहर आ गया तो कितना बनेगा 2। तो सॉल्व करने पे पता चलता है कि P इज इक्वल टू 4। P4, P अगर 4 आता है, P इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है जानते हो? देयर आर 4 लूप्स, 4 लूप हैं। 4 लूप का इसका मतलब क्या है? फोर्थ हार्मोनिक्स,
समझ रहे हो ना? फोर्थ हार्मोनिक्स का क्या मतलब है? थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन। तो कंपैरेटिवली हम देख रहे हैं तो ए का फंडामेंटल चल रहा था लेकिन बी का थर्ड ओवरटोन चल रहा था। आ गया आंसर? देख लो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं करी करें हमने कहीं कुछ? यस। समझ पा रहे हो ना? चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी बताना। केयरफुली बताओ। सोनोमीटर वायर इज वाइब्रेटिंग इन सेकंड ओवरटोन। आंसर बताना चाहिए बेटा तुमने। सेकंड ओवरटोन मतलब क्या? B option. 220 नॉट्स। थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब क्या है? तीन लूप बना के देखो आप। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 4 क्या बने? नोड। और एंटी नोड कितने बने? 1 2 3, है ना? ये सब माइंड में होना चाहिए अपने, थोड़ा सा तेज होना चाहिए। क्लियर हुई बात ये? Yes. एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। N1, N2, N3 are the fundamental frequencies of the three segments into which a string is divided. Then the original fundamental frequency N of the string is given by. ठीक है? मतलब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक टोटल लेंथ ऑफ द वायर है L जिसकी फ्रीक्वेंसी N है, तो अगर इसी वायर को मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दूं, 1 2 3, तो इसकी N1 हो जाएगी, N2 हो जाएगी और इसकी N3, ऐसे बोल रहा है ये। करस्पॉन्डिंग लेंथ आप कह सकते हो L1 L2 L3। अब बेटा सोचने की बात है, एक सिंगल वायर को अकेले वाइब्रेट कराऊं या 3 सेगमेंट बना के वाइब्रेट कराऊं। ज्योमेट्रिकली अगर मैं लिखना चाहूं लेंथ L, क्या L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा? क्या कहते हो? Yes, sir. अब एक बेसिक बात आप याद करो, लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L या L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो इस L की जगह मैं क्या लिख सकूंगा? 1/n। L1 की जगह क्या लिख पाऊंगा? N1। L2 की जगह 1/n2 और L3 की जगह 1/n3। क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना? जस्ट लॉ ऑफ लेंथ को अप्लाई करो, कुछ मुश्किल नहीं था, प्रॉब्लम एकदम आसान था। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप इसको ट्राई करेंगे। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस जो है मैंने आपको करवाए हैं, जस्ट गो थ्रू देम। दोनों के दोनों होमवर्क हैं आपके। लेट्स टेक वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। थोड़ा सा आंसर करें, देखें। λ1, λ2, λ3 are the wavelength of waves giving resonance to फंडामेंटल मतलब एक लूप, फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2 लूप, सेकंड ओवरटोन मतलब 3 लूप। तो बेटा फंडामेंटल मतलब ऐसे होगा, ये सिचुएशन फंडामेंटल की हो गई। फिर उतनी ही लेंथ ऑफ वायर के लिए ये फर्स्ट ओवरटोन, और उतनी ही लेंथ ऑफ वायर के लिए ये सेकंड ओवरटोन।
अब ध्यान से देखो, अगर यहां से यहां तक ये लैम्बडा 1 बोल रहा है, तो बेसिकली ये होना चाहिए लैम्बडा 1/2 और लेंथ L, हर बार लेंथ तो L ही है। फिर ये क्या होना चाहिए बोलो, लैम्बडा 2/2, लैम्बडा 2/2। एज पर सिचुएशन ये तीनों क्या होने चाहिए, लैम्बडा 3/3। इफ यू ग्रास्प इट क्विकली, तो मैं कह रहा हूं नोड से नोड का डिस्टेंस सही है। Yes. ठीक है ना। अब देखो यहाँ L एक्चुअली बिलोंग कर रहा है लैम्बडा 1/2 को, यानी कि लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 2L। यहाँ L बिलोंग कर रहा है लैम्बडा 2/2 प्लस लैम्बडा 2/2, विच एक्चुअली मीन्स लैम्बडा 2 इज इक्वल टू L। समझने की कोशिश करिए। और यहाँ L बिलोंग कर रहा है लैम्बडा 3/3 प्लस लैम्बडा 3/3 प्लस, सॉरी नॉट 3, लैम्बडा नॉट 3, मैंने वहां ऊपर भी गलत लिखा, लैम्बडा 3/2 होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। लैम्बडा 3/2 प्लस लैम्बडा 3/2 प्लस लैम्बडा 3/2, तो एक्चुअली यहां होना चाहिए लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 12/3। देख लो अब इस हिसाब से हमको एक कंपैरिजन डेवलप करना है कि भाई 1:2:3 है, क्या 1:3:5 है, क्या 1:1.5:1:3 है, क्या है। अब ऑप्शन सब के सब तुम रीड करोगे ना, तो लैम्बडा 1 को 1 का रेशो या 1 का ऑर्डर देना है हमको, ठीक है। तो एक काम करो, लैम्बडा 1/λ2 करो। लैम्बडा 1/λ2 इज इक्वल टू 2L/L, तो ये कटेगा, ये कटेगा। लैम्बडा 1/λ2 इज इक्वल टू 2/1, है ना। 2:1 होना चाहिए। तो सही मायनों में देखा जाए तो लैम्बडा 1:λ2 इज इक्वल टू 2:1, लेकिन इस बात को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, लैम्बडा 1:λ2 इज इक्वल टू 1:1/2। करेक्ट है। 2:1 को मैं 1:2 बना सकता हूं। कैसे, देखो इसी चीज को देखो, यहाँ लैम्बडा 1/λ2 इज इक्वल टू 1/1/2 चलेगा। 2:1, 1/2, करेक्ट है। Yes. तो Yes, sir. की जरूरत नहीं है, इस हिसाब से सोचा जाए तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा। बाकी तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, कंपैरेटिव बनाओ यहाँ पे आपस में, लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 का रिलेशन बना लो, 1 3 का रिलेशन बना लो, विल बी गेटिंग द सेम आंसर। ओके, या सिंपल मैथमेटिकल इवैल्यूएशन से कॉमन एलसीएम करके भी तुम कर सकते हो इसको। ओके, सही मायनों में ऐसे होना चाहिए ना, लैम्बडा 1 is to लैम्बडा 2 is to लैम्बडा 3 is equal to 2:1 is to, it should go by 2:3, करेक्ट है। एक्चुअल वैल्यूज के हिसाब से 2 1 2/3। अब ऐसे सोचोगे, इस सभी को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, करेक्ट है। हाँ यस सर। है ना। बट ठीक है, रेशो के थ्रू अगर करोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, नहीं तो उलझते रहेंगे इधर उधर। ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग।